अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ठहरे पानी बाय मोहम्मद फ़याज़ माही, पार्ट 6। प्रीति पहली बार उस कमरे में आई थी जो सिर्फ विक्रम और उसके दोस्तों के लिए मखसूस था। विक्रम की गैर मौजूदगी में उसने मौका गनीमत जाना और उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन इस कदर मोहतात अंदाज अपनाया कि विक्रम को शक पड़ने का गुमान भी ना हो। वो जिस चीज़ को उठाती वापस वहीं पर एहतियात से रख देती। विक्रम के आने की कोई भी घड़ी मुकर्रर ना थी। वो किसी भी वक्त बुरे वक्त की तरह नाजिल हो सकता था। प्रीति ने बहुत सारा काम कल पर छोड़ते हुए कमरे को लॉक किया और बाहर आ गई। चंद लम्हों बाद ही बला की तरह कर विक्रम नाजिल हो गया। वो उसे देखकर सहम गई, मगर राहुल के साथ दिल बहलाने लगी ताकि उसके चेहरे से विक्रम किसी भी किस्म का अंदाज़ा ना लगा सके। लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हुआ था कि विक्रम की चाल बिगड़ी हुई है। उसने अक्सर शराब पी रखी होती थी, मगर आज कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, या फिर किसी ने उसे शराब में नींद की गोलियां दे दी थी। वो लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो राहुल अपने नन्हे मुन्ने हाथ फैलाए नाजुक कदमों से चलता हुआ उसकी तरफ दौड़ा। विक्रम दरवाज़ा क्रॉस करके अंदर दाखिल हो चुका था, जबकि नन्हा राहुल दरवाजे की चौखट पर पहुंच चुका था। प्रीति इस मंजर को देख रही थी कि एकदम अंदर से दरवाज़ा बंद करने पर भारी भरकम दरवाज़ा डैडी डैडी कहते हुए नन्हे राहुल की पेशानी पर पूरे जोर से लगा और वो वहीं ढेर हो गया। मगर प्रीति की चीख ने पूरी बिल्डिंग के मकीनों समेत विक्रम का भी हन कर नशा नशा खत्म कर दिया था। आन की आन में वहां पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया था। राहुल की पेशानी बुरी तरह पिचक गई थी। खून फवारे की माने निकल निकल कर कालीन और दीवारों को सुर्ख करने लगा तो विक्रम का दिमाग काम करने लगा। किसी ने पहले ही फोन करके एम्बुलेंस मंगवा ली थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते विक्रम पूरी तरह होश में आ गया था, मगर राहुल की नब्ज टूटने लगी थी। डॉक्टर्स की टीम ने इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए विक्रम के साइन करवाए और राहुल को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, मगर अंदर से आने वाले जूनियर डॉक्टर ने सीनियर को नफ़ी में सर हिलाकर राहुल की मौत की खबर दी, तो वो भी परेशान होकर विक्रम और जूनियर डॉक्टर की तरफ देखने लगा। फिर अपनी तसल्ली के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर तेज तेज कदमों से घुस गया। विक्रम और प्रीति भी डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद ऑपरेशन थिएटर में जा घुसे, मगर खून ज़्यादा बह जाने और दिमाग पर गहरी चोट आने से नन्हा राहुल जान की बाजी हार चुका था। प्रीति ने राहुल को गोद में उठाया और जार जार रोने लगी। उसकी आह बका ने अस्पताल में अजीब से अफसरदगी की रिदा उड़ा दी थी। विक्रम भी अपने हाथों को बार बार देखता हुआ दीवारों पर मारने लगा। वह अपने आप को कसूरवार और राहुल का कातिल बोलने लगा, मगर डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल से बाहर जाने के लिए नर्म अंदाज में कहा तो दोनों को याद आ गया कि वह अस्पताल में खड़े हैं। नन्हे राहुल की लाश को प्रीति सीने से लगाए दीवानों की तरह दीवारों से टकरे मार रही थी। वो भी अपने होश में न लग रही थी। उसकी सबसे कीमती चीज उससे छिन गई थी। उसकी गोद सूनी हो गई थी। वो खुद को कोसने लगी कि उसने आगे बढ़कर राहुल को रोक क्यों नहीं लिया था। वो इस वक्त को पछताने लगी कि राहुल विक्रम के पीछे कभी ना पड़ा था, मगर आज पहली बार उसकी मौत उसको वहां तक ले गई थी। नशे में धुत विक्रम ने अपने पीछे भी ना देखा और देर तक सोने की गर्ज से दरवाज़ा इस कदर जोर से बंद किया कि प्रीति उसके गुस्से को समझती हुई अब तक उसे तब तक डिस्टर्ब ना करे जब तक कि वो खुद ही नींद से बेदार ना हो जाए। मगर मौत और उसकी हरकत ने मिलकर बेहतरीन प्लानिंग की और नन्हा राहुल इस प्लानिंग की नज़र हो गया। मौत ने उसके घर में ही इस तरह नकब लगाई थी कि राहुल को कहीं भी जाना ना पड़ा था और कोई बीमारी या परेशानी उस मौत के बहाने की राह में रुकावट ना बन सकी थी। तकदीर ने ऐसी शतरंज की चाल बिछाई थी कि पहली बार बादशाह प्यादों से पिट गया था। दूसरी तरफ तुमने मुझे बताया नहीं, नवाजिश की सुजन ज़दा आंखों में देखता हुआ बोला तो कर्ब आलूद आंखें एक बार फिर खून बरसाने लगी। इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो गई प्रीति। वो राहुल की मौत का अफसोस कर रहा था। वो इस वक्त लंदन के खूबसूरत पार्क में बैठे थे। प्रीति ने रोते हुए उसके कंधे पर सर रखा हुआ था और वो उसको दिलासा देने के लिए गर्दन झुकाकर उसकी आंखों में देखता और गमनाक आरजू में उसका दर्द बटाने की कोशिश करता रहा। मैंने तो इस फूल को सिर्फ एक बार ही देखा है। मेरी आंखों के सामने उसकी वही छवि आ रही है जब वो उस जालिम दुनिया से बेखबर होकर मज़े की नींद सो रहा था। प्रीति की हिचकी बता रही थी कि वो अपने आंसुओं को जब्त करने की तगोदो में इंतहाई तकलीफ से गुजर रही है।
वो तुम्हारी गोद में खेला है, तुम उसकी माँ थी, उसका गम भला तुमसे ज़्यादा किसको हो सकता है। इस बार तो प्रीति की हिम्मत जवाब दे गई। वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी तो नवाजिश ने अपने हाथों से उसकी नम आँखों को साफ किया। वही लम्हा था जब दूर से कैमरे के क्लिक ने उस मंजर को खुद में महफूज कर लिया, और फिर लम्हा ब लम्हा उनकी हरकत और तसल्ली व तशवीर देते हुए जज्बात को कैमरा महफूज करने लगा। वो कौन था? इस बात से बेखबर प्रीति और नवाजिश एक दूसरे के गम बांटने के लिए अल्फाज और एहसासात का खेल इस तरह खेल रहे थे कि अल्फाज उनके दिली जज्बात पर कुर्बान हो रहे थे, और अरमानों की हलचल दिलों से खेलती हुई मोहब्बत मोहब्बत का राग अलाप रही थी। उसने मेरे बेटे का खून किया है। प्रीति ने खुद को संभालते हुए पहली बार जबान खोली। दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर उसने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया। खुद को संभालो प्रीति, तुम्हारा गम और सदमा बहुत बड़ा और अल्फाज इंतहाई छोटे हैं। नवाजिश ने उसको हाथ से पकड़कर उठाया और वो नरम नरम घास को रौंदते हुए चलने लगी। वो इंतहाई कमीना आदमी है, मगर उसकी कमीनगी की सज़ा इस तरह राहुल को नहीं मिलना चाहिए थी। मैं अपने बच्चे का इंतकाम लूंगी उससे, उसकी कमीनगी से ऐसा इंतकाम कि विक्रम की रूह तक कांप जाएगी। प्रीति की आवाज़ भीगी हुई थी, मगर उसका अज़म बता रहा था कि वो अपनी गोद सूनी होने पर कुछ भी कर गुजरेगी। नवाजिश को विक्रम के खिलाफ ठोस सबूत चाहिए थे, ताकि वो सबरीना और गौहर की फैशन ज़दा ज़िंदगी में तूफ़ान बर्पा करके सबरीना को इस भौचाल में दफन होने से बचा सके। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो चलते हुए पार्किंग तक आ गए थे। प्रीति खामोश रही। नवाजिश ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसको आगे बैठने का इशारा किया तो खामोशी से बैठ गई। वो इंतहाई डिस्टर्ब होकर रह गई थी। उसको दिलकश नज़ारे और हसीन मौसम भी अपनी तरफ राग़िब करने में नाकाम था। घर पहुंचते ही उसको हैरान होना पड़ा, क्योंकि उसके वालिदैन उसकी दिलजोई के लिए मौजूद थे, जबकि विक्रम उनके पास बैठा हुआ था। माताजी के गले लगकर उसने अपने आंसुओं को इस तरह बहने दिया जैसे कोई नदी बह रही हो। पिताजी ने भी उसको गले लगाया तो बाप की आंखें भी रिमझिम बरसने लगी। उन्होंने नाज़ नखरों से पाल कर प्रीति को इतना बड़ा किया था, और आज वो अपने बेटे की चिता को आग लगा कर आई थी। उसकी गोद उजड़ गई थी और वो खुद भी उजड़ी हुई लग रही थी। माँ बाप की मौजूदगी ने उसको काफ़ी हौसला दिया था। वो आंसू की ज़बान में राहुल की अलमनाक मौत का मंजर बयान करने लगी तो विक्रम वहाँ से उठकर चला गया। वो रोती हुई दीवानों की तरह चीखने लगी, इसने मेरी गोद उजाड़ दी है, इसने मेरे राहुल को जानबूझकर कत्ल किया है। पिताजी ने उसको हौसला और दिलासा दिया। वो राहुल का बाप है, कोई बाप अपने बेटे को किस तरह कत्ल कर सकता है। अपने आप को संभालो प्रीति, ये तकदीर के फैसले हैं। माँ भी समझाने लगी तो वो रोती हुई बोली, तकदीर के तमाम फैसले मेरे खिलाफ ही क्यों होते हैं पिताजी। वो माँ की तरफ देखने लगी। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, वो संभल ना पा रहा था। उसको ये भी नहीं मालूम कि उसका फूल जैसा बच्चा उसको डैडी डैडी पुकार रहा है। वो जालिम है, जालिम है। प्रीति की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो नीम बेहोश होकर माँ जी की गोद में गिर गई थी। अब आगे। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है, हमें बस अपने पैसे से गर्ज है। विलियम विक्रम पर घुराने लगा तो नशे की हालत में मदहोश विक्रम उसकी मिन्नत करने वाले अंदाज में बोला, तुम्हारा पैसा एक चक्कर की मार है, बस हिंदुस्तान का एक चक्कर और खलास। देखो विक्रम, अगले माह की 5 तारीख तक मुझे मेरा 10 लाख पाउंड चाहिए, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, दैट्स ऑल। विलियम जाने लगा तो विक्रम ने उसे रोक लिया। ठहरो, हम एक सौदा कर लेते हैं। विलियम हैरानगी से बोला, कैसा सौदा? तुम्हें प्रीति अच्छी लगती है? विलियम की आंखों में चमक उभर आई। हिंदुस्तानी लड़कियां तो वैसे ही मेरी कमजोरी है, और प्रीति की तो बात ही क्या है। फिर तो डन, तुम्हारे 10 लाख पाउंड्स प्रीति अदा कर देगी। वो नशे में धुत हालत में बीवी का सौदा करने लगा। विलियम उसकी शैतानी सोच की दाद दिए बगैर ना रह सका। इन दोनों के दरमियान डील हो गई तो विलियम कल रात को आने का कहकर वहां से चल पड़ा। साले, तू क्या मुझे बेगैरत समझता है? मैं हरामी ज़रूर हूँ, बेगैरत नहीं। वो खुद ही बड़बड़ाया और घर की जानिब चल पड़ा। आई एम सॉरी प्रीति। वो सोफे पर बैठता हुआ मादत ख्वाहाना रवैया अपनाता हुआ बोला तो प्रीति चौंक कर उसकी तरफ और फिर अपनी तरफ देखने लगी कि आज उसको कौन सा सरख्वाब के पर लग गए हैं कि विक्रम उससे माजत कर रहा है। सॉरी फॉर वॉट? राहुल मुझे भी जान से प्यारा था, इसीलिए उसकी जान ले ली। कर्बनाक आवाज़ पलट गई तो प्रीति ने खुद पर काबू पाया। वो आज विक्रम के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला, वो मेरा भी बेटा था, मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूँ?
बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुझे सूली पर लटकाया हुआ है। प्रीति, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो फिर दूसरी लड़कियों की इज्जतों और माल से खेलना छोड़ क्यों नहीं देते? वो तरकी बतरकी बोली। खाएंगे कहाँ खाएंगे कहाँ से? क्या बाकी दुनिया जो ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजारती है वो भी तुम्हारी तरह ही कमा कर खाती है? तुम लड़ने के मूड में हो, जबकि मैं तुमसे सॉरी करने आया हूँ। वो उठता हुआ बोला। अभी तुम शॉक्ड हो, इस सदमे से बाहर निकलो, फिर बात करेंगे। वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया। शाम को वो नहाकर फ्रेश होकर अपने कमरे से निकला और सोई हुई प्रीति को जगाया। रात को कुछ मेहमान आने वाले हैं, राहुल के अफसोस के लिए तुम खाना बना लेना। वो बाहर जाने लगा तो प्रीति की आवाज़ पर रुक गया। कितने मेहमानों का खाना? 4-5 लोग होंगे। वो बाहर चला गया तो प्रीति छत की तरफ घूरने लगी। वो कुछ देर तक सोचती रही और फिर उसके बदन में जैसे करंट दौड़ने लगा। फौरन उठी और प्लानिंग के मुताबिक एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती और अपना काम करने लगी। वो रात तक वो तमाम काम कर लेना चाहती थी जो विक्रम के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जमा करने में उसकी मददगार हो सकते थे। उसने खाना तैयार किया और विक्रम और मेहमानों का इंतजार करने लगी। डोरबेल बजने पर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी तेवरी चढ़ गई। यस, आई एम सबरीना, वो लड़की बोली, और मुझे विक्रम ने इनवाइट किया है। प्रीति एक तरफ हट गई तो सबरीना अंदर दाखिल होकर कमरे का जायजा लेती हुई सोफे पर बैठ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 लड़के और 2 लड़कियां और आ गई। अभी तो राहुल की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी कि विक्रम ने घर में पार्टी का एहतमाम कर लिया था। थोड़ी देर बाद विक्रम घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में बड़ा सा लिफाफा था जिसमें से शराब की बोतलें झलक रही थी। खाना तैयार है डार्लिंग, उसने अंदर आते ही पूछा तो प्रीति के तन बदन में आग लग गई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए विक्रम, वो गुस्से से चिल्लाई तो वो दूसरे कमरे की तरफ देखने लगा जहां उसके मदऊ किए हुए दोस्त बैठे हुए थे और कमरे में हल्की हल्की आवाज पर इंग्लिश म्यूजिक चल रहा था। नो नॉइस प्लीज़, मैं किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता, वो ढिठाई से बोला। तुम्हें ये भी एहसास नहीं है कि इसी शराब ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया है? वो भर्राई आवाज़ में बोली। उसने लिफाफा मेज़ पर रखा और आगे बढ़ता हुआ खुद पर काबू पाने की कोशिश में बोला, वो मर चुका है, अब उसका मातम कब तक मनाओगी? वो रोने लगी और खुद पर काबू रखा और किचन में चली गई। साउंड सिस्टम जदीद और नया था, उसकी आवाज़ घर भर में गूंजने लगी। विक्रम और उसके दोस्त, जिनमें लड़के और लड़कियां शामिल थे, वो म्यूज़िक की थाप पर रक्सा थे और शराब उनकी खुशी और मस्ती को मज़ीद सरूर बख्श रही थी। वलीम ने सबरीना का हाथ पकड़ लिया और वसत होने नशे में धुत होकर बोला, डार्लिंग, और कब तक तड़पाओगी? कम ऑन, आ जाओ। सबरीना भी नशे में धुत थी। शराब को मज़हब इस्लाम में इसलिए हराम करार दिया गया है कि रिश्तों की पहचान भुलाकर बड़े से बड़ा गुनाह करने पर उकसाती है। और फिर इस कमरे में शराब की तबाहकारियों ने हराम को जन्म देना शुरू कर दिया। शैतान इन आदमजादों और हवाजादियों पर कहकहे लगाने लगा। वो कमरा कोई घर का कमरा नहीं बल्कि कोई नाइट क्लब लग रहा था। प्रीति पूछने गई कि खाना लगा दूँ। उसने जैसे ही धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसको अपनी बसारत पर यकीन न आया। उसका घर गुनाहों की बस्ती का मंजर पेश कर रहा था। वो चुपके से पीछे हट गई। उसकी सांस इस तरह फूल गई थी जैसे वो कई मीलों तक भाग कर आई हो। वो जार जार रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ दूसरे कमरे तक भी कभी कभी भी न जा सकती थी क्योंकि म्यूज़िक की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। और फिर वो तमाम लोग गुनाहों में इस कदर खोए हुए थे कि उनको ये भी मालूम न था कि कोई दरवाज़ा खोल कर उनको देख चुका है। प्रीति के जहन में एक आइडिया आया। उसने नवाजिश को तमाम सूरत हाल बताने का फ़ैसला किया और मोबाइल के नंबर डायल करने लगी। नवाजिश ने पहली ही बेल पर कॉल रिसीव की और परेशानी के आलम में तमाम माजरा प्रीति की ज़बानी सुना और उससे फ़ौरन पुलिस को बुलाने का मशवरा दिया और ये भी कहा कि वो भी आ रहा है। प्रीति ने पुलिस के नंबर प्रेस करना शुरू किए ही थे कि किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। वो चौंक कर पलटी तो उसके सामने विक्रम खड़ा था जो उसको शोलानुमा निगाहों से घूर रहा था। उसकी आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थी और फिर एक ज़ोरदार थप्पड़ ने प्रीति का ऊपर वाला होठ फाड़ दिया। वो चूल्हे पर रखे हुए बर्तन से टकराई और फिर संभल गई। कुत्ते की बच्ची, मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हो? मुझे, विक्रम चौहान को? एक और थप्पड़ ने प्रीति के गाल पर उंगलियों के निशान छोड़ दिए। वो अपने हाथों से विक्रम का गिरेबान पकड़कर खींचती हुई बोली, तुम मेरे बच्चे के कातिल हो तुम। राहुल की मौत का इतना भयानक इंतकाम लूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। मगर विक्रम उसे घसीटता हुआ किचन से बाहर ले आया। वो दोनों गुत्तम गुत्ता हो रहे थे मगर विक्रम को मर्द होने का एडवांटेज था। उसकी गिरफ्त प्रीति के बालों पर मजबूत थी। वो उसे घसीटता हुआ उसी कमरे में ले गया जहां आदमजादों ने गुनाहों का बाजार गर्म कर रखा था। विक्रम ने उसे उनके दरमियान फेंकते हुए कहा, ये हरामजादी पुलिस को फ़ोन करने वाली थी विलियम।
वो विलियम से मुखातिब हुआ तो वह आगे बढ़ता हुआ प्रीति की तरफ हवस भरी नजरों से देखने लगा। विलियम, ये अब तुम्हारी है, कर लो अपनी तमाम रकम का हिसाब किताब पूरा, मेरी तरफ से तुम्हें रकम आ गई है। विलियम आगे बढ़ा तो विक्रम ने प्रीति को धकेल कर उसकी तरफ फेंका, मगर रास्ते में शराब की बोतल से टकराकर वो लड़खड़ाती हुई गिर गई। सबरीना और दूसरे तमाम उसकी बेबसी पर कहकहे लगाने लगे। प्रीति ने शराब की बोतल उठाकर पास खड़े विलियम के सर पर दे मारी तो वो चीखता हुआ सर पकड़कर रह गया। उसके माथे से खून बहने लगा तो वो और भी ज्यादा खूंखार हो गया। विक्रम और दूसरे लड़कों ने प्रीति को पकड़ने की कोशिश की तो उसने शराब की बोतल को दीवार से मारकर तोड़ा और उनकी तरफ करती हुई घुर्राने लगी। अगर तुम में से कोई भी अपने बाप की औलाद है तो आगे बढ़ो। वह आहिस्ता आहिस्ता खिसकती हुई बाहर वाली दीवार की तरफ बढ़ रही थी और खिड़की खोल कर नीचे देखा तो 5वीं मंजिल पर मौजूद फ्लैट को उसने पहली बार सराहा। विक्रम, तुम कितने घटिया और कमीने हो, इस बात का मुझे अंदाजा था, मगर तुम इतने बेगैरत हो कि इंसानियत के मेराज से भी गिर जाओगे, ये मुझे अंदाजा न था। उसने एक बार फिर आगे बढ़ने वाले विलियम और दूसरे लड़कों की तरफ बोतल लहराई और बोली, तुमने क्या समझ रखा था कि हिंदुस्तान की नारी इतनी सस्ती और घटिया है कि तुम जैसे हरामियों के चुंगल में फंस जाएगी। मैं अपनी गैरत और इज्जत का सौदा करने से मर जाना बेहतर समझती हूँ। और विक्रम, तुम हमेशा पछतावे की आग में जलते रहोगे। तुम राहुल और मेरे कातिल हो, तुम राहुल और मेरे कातिल हो। उसने खिड़की पर खड़े होकर एक निगाह कमरे के कोने में लगे खुफिया कैमरे पर डाली और 5वीं मंजिल से कूद गई। चंद सेकंड में वो नीचे सड़क पर पहुंच गई थी, मगर उसके गिर्द इकट्ठा होने वाले हुजूम में सबसे पहले नवाजिश उसके पास पहुंचा था। उसने प्रीति का सर गोद में रखते हुए उसे आंखें खोलने के लिए कहा था। प्रीति, आंखें खोलो, मैं नवाजिश हूँ। प्रीति, उसकी सांसें चल रही थी और फिर उसकी बंद आंखें धीरे से खुली तो अपना सर नवाजिश की गोद में देख कर उसके होठ फड़फड़ाए, मगर वो कुछ ना सुन सका तो उसने अपना कान उसके होठों से लगा दिया और फिर प्रीति ने जो कहा उसने सुना, मगर प्रीति की ये उसके साथ आखिरी बात थी। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। नवाजिश को जगाने की कोशिश करने लगा, मगर तमाशा देखने वालों में से कोई आगे बढ़ा और प्रीति की नस पकड़ते हुए बोला, शी इज एक्सपायर। नवाजिश को दीवानावार रोते देखकर दूसरे लोगों की भी आंखें भीगने लगी और फिर चंद मिनट बाद एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां अपने हुटर बजाती हुई पहुंची और प्रीति की लाश को लेकर चली गई। पुलिस ने उस जगह को पीले रंग की पट्टियों से कवर कर लिया था और उनके अपने अंदाज के मुताबिक तफ्तीश शुरू हो गई थी। अब आगे दूसरी तरफ केली, उसने मेरी गोद में सर रखकर मेरे हाथों में दम तोड़ा था। इन हाथों में। नवाजी अपने हाथों को जमीन पर मारने लगा। मैं इसको बचा नहीं सका। क्यों नहीं बचा सका? वो दीवानों की तरह रोने लगा तो केली ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। वो उसकी पूंछ थपथपाने लगा तो एक बार फिर खुफिया तौर पर किसी ने दूर से उनकी तस्वीर बनाना शुरू कर दी। खुद को संभालो नवाजिश, इस तरह अपने आप को तमाशा मत बनाओ। केली उसको तसल्लियां दे रहा था। लोग हमारी तरफ देख देख कर न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं, संभालो खुद को। केली ने उसका माथा चूमा तो कैमरे की क्लिक ने अपना काम दिखा दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम उसके अधूरे मिशन को मुकम्मल करेंगे। केली पुरज़म लहजे में बोला तो वो सुजनज़दा आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ कहने लगा, मगर मेरी अधूरी मोहब्बत। वो उससे आगे कुछ न कह पाया। हम लोग इस माशरे का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इस माशरे की ज़रूरत नहीं है, और जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो माशरा उनको उठाकर बाहर फेंक देता है। नवाजिश, हम करोड़ों के मालिक हैं, मगर कभी कभी लगता है कि हमसे ज़्यादा गरीब इस माशरे में कोई नहीं है। केली की आवाज़ ही भर्राई हुई थी। वो भी प्रीति की मौत से काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा था। नवाजिश, अगर उसको खिड़की से धक्का दिया गया है तो फिर ये कत्ल का केस है, और मेरा ख्याल है कि पुलिस के साथ ताउन करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। नवाजिश चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। मुझे नहीं लगता कि प्रीति को धक्का दिया गया है, उसने खुदकुशी की होगी, लेकिन उसको इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? वो इतना इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुई? हमें वो फिल्म ढूंढनी होगी जिसका प्रीति ने मरते वक्त मेरे कान में जिक्र किया था। नवाजिश ने उसकी तवज्जो इस अमर की तरफ दिलाई तो केलीन भी चौंक गया। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि तमाम कैमरों का कनेक्शन किचन में है। नवाजिश पुरजोश अंदाज में बोला, किचन में? केली सोचने वाले अंदाज में कहने लगा, मगर वहां तक रसाई कैसे होगी? मुश्किल क्या है? नवाजिश काम को आसान और केली मुश्किल समझ रहा था।
मुश्किल ये है कि पुलिस ने उस फ्लैट को सील कर दिया है। जब तक तमाम वेरिफिकेशन नहीं हो जाती, उस फ्लैट को कोई नहीं खोल सकता। नवाजिश ने इस अंदाज में कहा तो केली होठों पर मुस्कुराहट सजाता हुआ बोला, फिर तो ये काम और भी आसान हो गया है। वो कैसे केली? नवाजिश चौंक पड़ा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर हम पकड़े गए तो? केली उसकी बात सुनकर अफसोस करते हुए बोला, कमीने भूल गए हो, तुमने ही प्रीति को इस काम पर लगाया था। उसने मरते वक्त तक इस काम को इस तरह पाए तकमील तक पहुंचाया कि विक्रम का कॉल कान खबर विक्रम को भी खबर तक नहीं हुई होगी। नवाज शर्मिंदगी महसूस करता हुआ कहने लगा, केली, बात दरअसल ये है कि मेरा ज़ाती मामला है और मैं तुमको इसमें ख्वामखा ही घसीट रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं गैर कब से हो गया नवाजिश? वो कर्ब से बोला, केली, प्रीति मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं उससे, मगर तकदीर की सितम ज़रीफ ही देखो कि मैं उससे मोहब्बत का इजहार उससे कभी भी नहीं कर पाया। और फिर केली, नवाजिश ने अब अपने आप को संभाल लिया था। विक्रम के चुंगल में जहाँ वो बहुत सी लड़कियां फंसी है, वहीं मेरी बहन सबरीना भी उसके जाल में बुरी तरह फंसी हुई है। केली ये सुनकर हैरानगी से बोला, सबरीना? हाँ, सबरीना। मैं उसकी हेल्प तो करूँगा ही, मगर बाकी ख़ानदानों को भी विक्रम के शैतानी कामों से निजात दिलाऊंगा। बस यही वजूहात थी कि मैं इस मसले को ज़ाती मसला कहता हूँ। मैं तुम्हारी ज़ात से अलग नहीं हूँ नवाजिश, में दोस्ती निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। केली ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी ढारस बंधाई तो वह इस बात में सर हिलाता हुआ बोला, तुम्हारे पास कोई प्लान है? केली हंसते हुए उसको अपने शैतानी जहन में आने वाली फिलबदीहा प्लानिंग बताने लगा। इन दोनों ने हर तरह इस प्लानिंग के तमाम पहलुओं पर गौर किया तो वह अगले दिन अपने काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अलग अलग सिमतों में घर की जानिब चल दिए। अगले दिन की रात को दो पुलिस वाले विक्रम के फ्लैट की सील खोलकर अंदर दाखिल हो गए। वे किचन से काम का आगाज कर दिया गया। थोड़ी सी तवज्जो के बाद केली ने वो फिल्म बरामद कर ली जो तमाम खुफिया कैमरों से होती हुई किचन के एक खाने में बंद वीडियो में बन चुकी थी, और ये तमाम काम विक्रम का ही था। मगर प्रीति ने आखिरी लम्हात में वीडियो कैमरों की सेटिंग अपने हिसाब से कर दी थी। केली और नवाजिश इस फिल्म को पाकर बहुत खुश थे। नवाजिश ने प्रीति के बेडरूम की भी तलाशी लेना शुरू कर दी थी। क्या ढूंढ रहे हो? केली सरगोशी में बोला तो नवाजिश ने एक अलमारी का खुफिया खाना खोलते हुए कहा, डायरी। डायरी? मगर कैसी डायरी? केली की हैरानगी बजा थी। प्रीति को डायरी लिखने की आदत थी। नवाजिश ने दो तीन दराजों को खोला तो निचले दराज में से उसे एक ब्राउन जल्द वाली डायरी नजर आ गई। उसने खोल कर देखा तो प्रीति की लिखाई में एक एक दिन की तमाम तफसील लिखी हुई थी। नवाजिश ने इस दराज में और हाथ डाला तो बहुत सी करेंसी उसके हाथ लगी। वो उसके लिए बेकार थी। उसने डायरी को जैकेट खोल कर अंदर रखा और दोबारा जिप बंद करता हुआ केली को इशारा किया और वो दोनों इस फ्लैट से उस कमरे में आ गए जहां से प्रीति को खुदकुशी करना पड़ी थी। नवाजिश हैरानगी और दुख की कैफियत में मुब्तला हो गया था। केली उसके जज्बात समझता था। नवाजिश ने आगे बढ़कर वो खिड़की भी देखी जिससे प्रीति कूदी थी। कारपेट पर शराब की बोतलें और टूटी हुई बोतल के कांच बिखरे हुए थे। नवाजिश, चलो, कहीं असली पुलिस ही ना आ जाए। केली की आवाज़ सुनकर वो चौंका और जाने के लिए मुड़ा तो सोफे पर पड़े हुए हैंडबैग पर उसकी नज़र पड़ गई। उसने हैरानगी से देखा और वो बैग उठा लिया। ऐसा ही हैंडबैग उसने कई मरतबा सबरीना के हाथ में भी देखा था और उसकी हैरानगी की वजह भी यही थी। मगर जब उसकी जिप खोली तो उसके हाथ काँप कर रह गए क्योंकि अंदर सबरीना का मोबाइल, उसकी तस्वीर वाला लॉकेट और बहुत सी करेंसी मौजूद थी। क्या हुआ नवाजिश? ये बैग सबरीना का है। केली भी दिलचस्पी से उसकी सूरत देखने लगा। जल्दी करो, ये ज़रूरी नहीं कि तकदीर हम पर मेहरबान ही रहे, केली ने कहा। मगर उसकी बात का जवाब नवाजिश की बजाय उन दोनों के पीछे से आया। तुम्हारी तकदीर ही तुम्हें घेर कर यहाँ तक ले आई है हिजड़ो। ये विक्रम था जो पिस्तौल ताने उनकी तरफ खोखार आंखों से देख रहा था। केली ने उसको संभलने का मौका दिए बगैर ही घूमते हुए उस पर छलांग लगा दी। उसको शायद केली से इतनी फुर्ती की तौका न थी। वो दूर जा गिरा और पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर कमरे में ही कहीं इधर उधर हो गई। भागो! केली ने जानबूझकर नवाजिश का नाम ना लिया था और फिर तो नवाजिश की तमाम हसियात जाग गई। उसने आगे बढ़कर विक्रम को उठाया और उसकी धुलाई करना शुरू कर दी। कातिल हो तुम, दो मासूम जानों के। वो घूंसों से विक्रम की पिटाई करता जाता और बोलता जा रहा था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बेगैरत इंसान। उसने जोरदार घूंसा विक्रम की नाक पर मारा तो बेहोश होकर केली की बाहों में झूम गया। केली ने उसको छोड़ा तो वो धड़ाम से मुंह के बल कालीन पर गिर गया। इस पर भी नवाजिश ने बस नहीं किया, उसको लातों से मारने लगा। मगर वो दोनों
मगर वो दुनिया और माफिया से बेखबर उसके बूटों की मार खा रहा था। केली उसको खींचता हुआ बाहर लाया और दरवाजे को अच्छी तरह लॉक कर दिया। वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहते थे क्योंकि किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और गाड़ियों के सायरन बजने से वो समझ गए थे कि पुलिस बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुकी है। अब आगे नवाजिश के लिए डूब मरने का मकाम था, मगर वो जानता था कि केली उसका बेहतरीन दोस्त है। वो उसके घर की बात को कभी भी बाहर नहीं करेगा। फिल्म देखते हुए वो कई मकाम पर बेइख्तियार होकर टीवी स्क्रीन तोड़ने के लिए बढ़ा था, मगर केली ने उसको तहम्मुल से काम लेने और सब्र से हर काम करने का मशवरा दिया। उसने केली से मिलकर सबरीना को समझाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। वो कई मौज़ूआत पर हर तरह की बात करते और उसके कमज़ोर लफ्ज़ों की वजह से उसको रद्द कर देते। बिला आखिर यही फैसला हुआ कि केली सबरीना को समझाएगा। का काम गोया कि मुश्किल था, मगर केली इस घर की तबाही ना चाहता था और वो नवाजिश का दोस्त भी था। यही वजह थी कि उसने इस भारी भरकम काम को करने का बोझ उठाया और अगले ही दिन सबरीना से उसके कॉलेज में मिलने पहुंच गया। केली का सबरीना के कॉलेज पहुंचना सबरीना के लिए हैरान कुन न था, मगर सबरीना से मिलने के इसरार ने उसको वरते हैरत में मुब्तला कर दिया था। वो सबरीना को लेकर कॉलेज के खूबसूरत ग्राउंड में ले आया। सबरीना, मैं नवाजिश का दोस्त हूँ और इस पर अपनी जान भी निसार करने से दरीग नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। काम की बात करें तो बेहतर है। प्रीति की मौत कैसे हुई? केली ने कोई भी लगी लिपटी बगैर कह दिया तो सबरीना का चौंकना और सहम जाना लाजमी अमर था। मैं जानता हूँ कि उसकी मौत कैसे हुई और क्यों हुई। तुम हिजड़े हो। सबरीना अपने आप को संभालती हुई कहने लगी, मेरा प्रीति की मौत से कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं ये नाम ही पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। तुम लोगों ने शराब पीकर उसके घर में अपनी अय्याशी को सुकून देने के लिए जो गंदगी फैलाई, मैं उस तमाम गंदगी को एक फिल्म में इकट्ठा करके ले आया हूँ। इस बार सबरीना को ज़बरदस्त झटका लगा। वो हौक बनकर केली का मुंह देखने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे मुन्ने कतरे रक्स करने लगे हैं। प्रीति को विक्रम ने विलियम के सामने फरोख्त कर दिया था और उसकी तमाम लोगों के सामने, जिनमें तुम भी शामिल थी। प्रीति को सरेआम बेइज्जत करने के लिए विलियम को फ्री हैंड दे दिया और तुम लोग उसकी बेबसी पर कह कहे लगा रहे थे। केली की ज़बान ने वो सच उगलना शुरू कर दिए थे जिनकी चश्मदीद गवाह सबरीना खुद भी थी। वो तेज तेज सांस ले रही थी, गोया कि मीलों भागती हुई आई हो। वो फिल्म कहाँ है? सबरीना को वैसे बोलती हुई महसूस हुई तो केली ने देखा कि ट्रेन पटरी पर चढ़ने लगी है, तो वो बोला, वो फिल्म पुलिस के पास पहुंच गई है। क्या? पुलिस के पास? वो डर गई थी। उसने केली की पूरी बात सुनने से पहले ही कहा तो केली का मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा कि अगर पुलिस के पास वो फिल्म पहुंच गई तो तुम्हारा नाम, तुम्हारी तस्वीर तो पूरी दुनिया में इंटरनेट के ज़रिए हर घर में पहुंच जाएगी। मगर फैज़ान अली का इस तमाम खेल में कोई किरदार नहीं है। नवाजिश फैज़ान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। गौहर का क्या होगा? इस बारे में तुमने क्या सोचा है? उसके चेहरे की रंगत खासी जर्द हो गई थी। वो खुश्क होठों पर जबान फेरती हुई बोली, नवाजिश को इस फिल्म का पता है? नहीं। केली की झूठ ने सबरीना को पुरसुकून सांस खारिज करने में खासी मदद दी। फिर तुमने वो फिल्म कहाँ से ली? वो इस तरफ मशकूक अंदाज में देखती हुई कहने लगी, ये भी तो हो सकता है कि तुम महज मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और अपना कोई ख़ास मकसद मुझसे हासिल करना चाहते हो। केली इसकी बात सुनकर कहकहा लगाता हुआ बोला, सबरीना, मैंने अपने तारुफ में पहली बात यही बताई है कि मैं एक हिजड़ा हूँ। सबरीना को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो उसकी बात तवज्जो से सुनने लगी। और मैं नवाजिश का दोस्त हूँ और तुम उसकी बहन हो। इस तरह मेरी भी बहन हुई और कोई भी भाई अपनी बहन को ब्लैकमेल करके उससे किसी भी किस्म का शर्मनाक ताल्लुक नहीं रख सकता, चाहे वो हिजड़ा ही क्यों ना हो। सबरीना की अच्छी खासी तबीयत साफ हो गई थी। इस फिल्म की क्या कीमत है? कोई नहीं, वो मुख्तसरन बोला तो सबरीना हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। फिर मुझे क्या करना होगा? विक्रम से हर किस्म का ताल्लुक फिलफौर ख़त्म कर लो। वो तड़प कर बोली, ये नामुमकिन है। आज कंप्यूटर पर अपनी मेल चेक कर लेना, वो फिल्म तुम्हें मिल जाएगी और 2 दिन बाद पुलिस को। केली उसकी कोई भी मजीद बात सुने बगैर वहाँ से चल दिया। वो अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। उसको शक था कि केली झूठ बोल रहा है, मगर उसने जो तमाम बातें सबरीना को बताई थी, वो तमाम की तमाम बातें और हरकत इस कमरे में हुई थी, जिस कमरे की खिड़की से प्रीति ने कूदकर खुदकुशी की थी। और इस फिल्म में सबरीना, विक्रम, विलियम और दूसरे तमाम लोग शामिल थे और प्रीति की आवाज़ भी उसमें शामिल हो
होगी और वाज़ेह सुनाई देती होगी और पुलिस आजकल मसरूफ़ तफ्तीश है। अगर वो फ़िल्म कैली ने पुलिस को दे दी तो विक्रम समेत तमाम लोगों को प्रीति की मौत का ज़िम्मेदार करार देते हुए अदालत बड़ी से बड़ी सज़ा सुना सकती है। इन ख़यालात की एहलकार ने उसको भी विक्रम से राब्ता करने पर मजबूर कर दिया। उसने मोबाइल से विक्रम के नंबर डायल किए तो मोबाइल ऑफ का पैगाम सुनकर उसकी तेवरियां चढ़ने लगी। उसने सोचा कि ये भी शुक्र है कि बात अभी तक उसके और केली के दरमियान ही है। अगर नवाजिश को मालूम हो जाता तो घर में क़यामत का मंजर पेश करने से भी वो ना चूकता। तरह तरह के ख्यालात को जहन में बिठाए वो घर पहुंची तो उसके मोबाइल पर विक्रम की कॉल आ गई। उसने थैंक्स गॉड कहते हुए कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ रहती हो डार्लिंग? विक्रम, मैं तुम्हें सुबह से ट्राई कर रही हूँ मगर तुम्हारा मोबाइल ऑफ जा रहा है। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सबरीना रुके बगैर ही कई बातें कर गई तो जहान दीदा विक्रम ने उसकी परेशान आवाज़ से ही भाप लिया कि वो परेशान है और मसला भी खासा संजीदा है। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ अभी। तुम मुझे खासी परेशान दिखाई दे रही हो। सबरीना फ़ौरन बोली, नहीं नहीं, तुम घर मत आना और वैसे भी मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर ही हूँ। तुम ऐसा करो, अगर पास हो तो राफेल स्नेट हॉस्पिटल के सामने कॉफ़ी हाउस में आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। सबरीना ने उसकी बात सुने बगैर ही अपना मोबाइल बंद कर दिया और उजरत में घर से निकल गई और उसकी यही उजरत नवाजिश के लिए बेहतर साबित हुई। वो अपने कमरे से नीचे टीवी लाउंज में आया तो फैज़ान अली भी अंदर दाखिल हो रहा था मगर नवाजिश ने सबरीना का हैंड बैग उठाकर उसको खोला तो उसमें से सफ़ेद पाउडर की एक पुड़िया जो कि प्लास्टिक के खूबसूरत पैक में मौजूद थी। बुरी बात है नवाजिश, फैज़ान अली ने उसकी यह हरकत देखते हुए कहा। किसी की चीज़ों को बगैर पूछे नहीं लेना चाहिए। मगर दूसरे ही लम्हे नवाजिश के हाथों में सफ़ेद पाउडर का पैकेट देखकर फैज़ान अली की भौहें सिकुड़ गई। वो नाकाबिल यकीन अंदाज में नफ़ी में सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और नवाजिश के हाथ से सबरीना का हैंड बैग छीन कर उसको सोफे पर उल्टा दिया। वैसा ही एक पैकेट और मिला और दीगर चीज़ों के साथ विक्रम की छोटी सी तस्वीर भी वॉलेट से मिल गई। ये विक्रम है। नवाजिश ने विक्रम की तस्वीर फैज़ान अली की आंखों के सामने लहराते हुए कहा तो शर्म और इज्जत पामाल होने के खौफ व एहसास से पत्थर में तब्दील होता हुआ फैज़ान अली चौंक पड़ा। ये कहाँ मिल सकता है? फैज़ान अली की आंखें झिलमिल कर रही थी। वो फैसलाकुन अंदाज में बोले थे, हमें इससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवाजिश की बात सुनकर वो उसका मुंह देखने लगे। बस ये समझ ले कि ये वो गंदगी है जिसे अगर छेड़ा गया तो ये ना सिर्फ हमारे कपड़ों को गंदा करेगी बल्कि डैडी हमारी रूह को भी दागदार कर देगी। फैज़ान अली सर पकड़ कर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था कि वो क्या करे और इस काम में किससे मदद ले क्योंकि मामला उसकी अपनी जवान बेटी का था। बेटी भी बालिग व आकिल थी और उस पर तशद्दुद ना कर सकता था। जबरो ज़बरदस्ती से उसको उस मुल्क में तो ना समझा सकता था मगर कहीं भी हो जाता। इन तमाम मुल्कों में बच्चों और बालिग व नाबालिग औलाद के हुकूक के लिए तंजीमें और कोर्ट्स बनी हुई थी जो सबरीना जैसी बेराह लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी। फैज़ान अली की परेशानी हकीकी और बहुत बड़ी थी। मैं विक्रम से मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश करूँगा। नवाजिश ने बाप के कंधे पर हाथ रखकर उसको यह एहसास दिलाया कि मैं हिजड़ा नहीं बल्कि इस घर का बड़ा बेटा हूँ। फैज़ान अली ने उसको सीने से लगाते हुए भर्राई हुई आवाज़ में कहा, नवाजिश, मैंने गुज़िश्ता 40 सालों से इस मुल्क और दुनिया में कारोबारी हलकों में नाम और इज़्ज़त बनाई है मगर बेटा मैं जानता हूँ जो खाक मेरे सर पे सबरीना डाल रही है वो इस माशरे की सकाफ़त है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारी बात को बहुत उछाला जाएगा। मैं बदनाम हो जाऊंगा। मैं बदनामी नहीं, मौत को तरजीह दूंगा। मैं मर जाऊंगा नवाजिश, मैं मर जाऊंगा। वो बच्चों की तरह रोने लगे। उसका सर बेटे के कंधे पर था और वो बिलक बिलक कर बच्चों की तरह रो रहा था। नवाजिश उसको दिलासा दे रहा था। आप बेफिक्र हो जाए, आपकी इज़्ज़त और नाम पर बट्टा नहीं लगेगा। नवाजिश का अज़म बता रहा था कि वो इस मसले से घर की तरफ बढ़ने वाले तूफ़ान को रोक लेगा। उसने पाउडर के दोनों पैकेट अपनी जेब में रखे और बाकी चीज़ें समेट कर वापस सबरीना के हैंडबैग में डालते हुए फैज़ान अली से कहा, डैड, आप सबरीना से किसी भी बात का तस्करा ना कीजिएगा, मैं सब देख लूँगा। हैरान और परेशान फैज़ान अली को वही खड़ा छोड़कर बाहर निकल गया। ठंडी हवा ने उसके खूबसूरत चेहरे का इस्तकबाल ज़ोरदार थपेड़े से किया तो वो मुस्कुराते हुए खुद ही बोला, और कितने मज़ाक बाकी है तेरे हम पर ए तकदीर, हमको भी कभी सोग बतौर ईद मनाने दो।
वो केली से मिलने जा रहा था। वो उससे पूछना चाहता था कि सबरीना से क्या क्या बातें हुई और सबरीना ने क्या एक्ट किया। अब आगे। अभी ये बात कंफर्म ना हुई थी कि विक्रम ही अपनी बीवी प्रीति का कातिल है या फिर प्रीति की खुदकुशी की वजूहात क्या थी। विक्रम को तहकीक और तफ्तीश के बाद पुलिस ने उसका फ्लैट वापस कर दिया था। नवाजिश और केरी दोनों ही इसके फ्लैट पर पहुंचे तो वो हैरान होकर उनको देखने लगा। विक्रम को इस बात की हैरत थी कि वो इसकी गैर मौजूदगी में पुलिस की सील्स तोड़कर उसके फ्लैट में घुसे और कोई कीमती चीज़ ले गए थे। वो कीमती चीज़ क्या थी उसको इल्म न था, मगर वो इन दोनों की दीदा दिलेरी पर हैरान रह गया था कि वो खुद ही आ गए थे। विक्रम को उनसे कोई राब्ता न करना पड़ा था। उसने दरवाज़ा खोलकर उनको बिठाया और ख़ुद उनके सामने बैठ गया। मेरे फ्लैट से कौन सी चीज़ चुरा कर ले गए हो? उसने हर किस्म की अखलाकियात को बालाए ताक रख दिया और उन दोनों से मुखातिब हुआ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम प्रीति के क्लास फेलो थे और अब ये भी जान गया हूँ कि तुम मेरी जान सबरीना के भाई भी हो। उसने लफ्ज़ भाई खासा तंज़िया अंदाज में कहा तो नवाजिश उसकी तरफ देख कर कुछ बोलने लगा, मगर उसने हाथ उठाकर उसे बोलने से मना कर दिया और कहने लगा, तुमने सबरीना को अच्छा खासा टॉर्चर कर लिया है और जहनी तौर पर भी ब्लैकमेल भी। मगर मेरी बात सुनो, तुम इन तमाम चक्करों से दूर रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि विक्रम के हाथ कितने लंबे हैं। केली उसकी बात सुनकर एक लंबी सांस भरता हुआ बोला, जुर्म की दुनिया में हर कोई खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है, मगर विक्रम तुम्हारी औकात और हैसियत इस फील्ड में सिर्फ इतनी है कि तुम बालों से भरे हुए सर में फ़कत एक जू की हैसियत रखते हो। उसका चेहरा गुस्से के जज्बात से सुर्ख होने लगा, मगर नवाजिश के लिए केली का यह अंदाज बिल्कुल नया था। वो गौर से केली की तरफ देखने लगा तो वो फिर बोला, विक्रम, सबरीना हमारी बहन है। तुमने प्रीति पर जो जो जुल्म किए हैं और जिस तरह उसको अजियतनाक मौत मरने पर मजबूर किया है, वो तमाम की तमाम हरकत और सकनात प्रीति ने इस फिल्म और कैमरों में महफूज कर ली थी जो कभी तुमने उसके फ्लैट में लगाकर उसकी बरहना तस्वीर बनाने के लिए लगाए थे। विक्रम चौंक गया, मगर केली अपना सांस दुरुस्त करता हुआ कहने लगा, तुमने प्रीति की शराफत और मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उसको ब्लैकमेल करके उससे शादी की और अपनी घटिया और कमीनी ज़ात को महफूज करने के लिए बीवी का सहारा लिया। तुम्हें शादी की ज़रूरत तो ना थी, मगर तुम असल में प्रीति से मोहब्बत करने लगे थे। वो तुम्हारी कमज़ोरी बन गई थी। जब तुम नशे में धुत होकर अपने ही बेटे के कातिल बन गए तो उसने तुम्हें बिल्कुल वैसे ही फांसने की मंसूबाबंदी की जिस तरह तुमने गुज़िश्ता 4 साल से उसको फांसने के लिए की थी। उसने तुम्हारे मुंह से दावत का सुनकर मिनटों में कैमरे को एडजस्ट किया और अपना काम करने में मसरूफ़ हो गई। वो इस दावत वो वो कैमरे में तमाम मवाद जमा करने में कामयाब हो गई और तुम शराब के नशे में मखमूर उसकी इस होशियार हरकत से बेखबर रहे। विक्रम केली की बात सुनकर होठों पर जबान फेरने लगा। इसे क्या कहते हैं, ये तो मुकम्मल तौर पर मुझे मालूम नहीं, मगर इतना याद है कि आप अपने दाम में सयाद आ गया। केली खामोश हो गया तो विक्रम का चेहरा धुआं हो रहा था। वो कभी खिड़की से बाहर, कभी उन दोनों के चेहरों को गौर से देखने लगा। यूँ लग रहा था कि उसके जहन में कोई खतरनाक गेम चल रही है, मगर नवाजिश केली की मालूमात और तैयार करदा रिपोर्ट से खासा हैरान और परेशान था। वो केली को महज एक खलंडर और बेफिक्रा समझता था, मगर आज केली की शख्सियत उस पर इस तरह खुल रही थी जैसे कि प्याज से छिलका उतरता जाए तो तह दर तह प्याज निकल आता है। हकीकत में उसको केली से कुछ खौफ भी महसूस होने लगा था। तुमने तो वाकई मुझे परेशान कर दिया दोस्तों। विक्रम ने काफ़ी देर बाद ज़बान खोली, और वो फिल्म यकीनन तुम्हारे पास महफूज होगी। नवाजिश और केली ने इस बात में सर हिलाए। वो ठंडी सांस लेता हुआ बोला, उस फिल्म को लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबरीना से हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा और उसके खिलाफ जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमें लौटाना होगा। इस बार नवाजिश बोला तो बराह रास्त उसी से मुखातिब हुआ। ये तुम्हारे घर का ज़ाती मामला नहीं है। उसके सवारी अंदाज पर केली बरहम होता हुआ बोला, फितना और फसाद फैलाकर हमारे दरमियान गलतफहमियां और दूरियां पैदा करने की नाकाम कोशिश मत करो। मगर वो हंसने लगा तो उसके चेहरे की रंगत एकदम सुर्ख हो गई और अब काफ़ी रिलैक्स दिखाई दे रहा था।
एक एक पैक हो जाए दोस्तों। उसका अंदाज दोस्ताना मगर लहजा बता रहा था कि वो अंदर के तूफान को बमुश्किल हो काबू किए बैठा हुआ है। काम की बात वक्त पर हो जाए तो काम बन जाता है वरना बिगड़ जाता है। केली ने एक और जहानतमंदी की बात की उसकी जहन में उतारी तो वो सिगरेट सुलगाता हुआ कहने लगा, केली दुरुस्त कहता है, काम की बात वक्त पर ही होनी चाहिए। वो धुआं कमरे में छोड़ता हुआ छत को घूरता हुआ बोला, नवाजिश 3 दिन पहले मुझे मालूम न था कि तुम भी हिजड़े हो। उसने अपने तरकश से पहला तीर निकाला और निशाना ताक कर नवाजिश के दिल में उतार दिया। वो माही बेआब की तरह तड़पने लगा, मगर इस लम्हा खुद पर काबू रखना बहुत ज़रूरी था। वो दांतों को दांतों से पीस कर रह गया। विक्रम ने और तीर निकाल कर उन दोनों की तरफ खींच कर फेंकने शुरू कर दिए। वो उनकी बातें तहमल से सुनकर अब अपनी कमान खींच चुका था। नवाजिश, इस बात का इल्म तुम्हारे माँ बाप को है कि तुम हिजड़े हो। सबरीना और गौहर इस राज से वाकिफ नहीं है। ज़रा सोचो, अगर वो जानेंगे तो उनको कितनी तकलीफ होगी और वो तुम्हें कितनी अजियत देंगे। अल्फाज इस अल्फाज से नफ़रत भरी आंखों से, अपने लब व लहजे और अंदाज से मेरा ख्याल है कि तुम उनकी नफ़रत भरी निगाहें बर्दाश्त न कर पाओगे। ये तो तीरों की बारिश होने लगी थी जो नवाजिश के वजूद को ही नहीं उसकी रूह को भी घायल करने लगी थी। नवाजिश की आंखें झुक गई और उनमें नमकीन पानी तीरने लगा, मगर उसी लम्हा उसने केली का हौसला वाला हाथ अपने कंधे पर महसूस किया, जिसका मतलब था कि केली इस तमाम सिचुएशन से नब्रद आजमा होने का हौसला रखता है। नवाजिश, मैंने तुम्हारा मुकम्मल बायोडेटा तैयार कर लिया है और अनकरीब लंदन में कायम इदारा हिजड़े को भेजने वाला हूँ, और तुम जानते हो कि वो किसी भी हिजड़े को मर्दों या औरतों के साथ नहीं रहने देते। या फिर तुम्हारे अमीर कबीर और नामूर बाप फैजान अली को इस जुर्म में 3 साल की जेल हो जाएगी कि उसने एक हिजड़े को अपने घर में अब तक छुपाए रखा और कानून और इदारा हिजड़ा को बेखबर रखकर एक घिनौना जुर्म किया है। नवाजिश और केली इसकी कमीनगी के कायल हो गए थे। कितना जुल्म होगा बेचारे फैजान अली और आंटी माहपारा पर, और गौहर और सबरीना भी तुम्हारी वजह से लोगों को गोरों की नफरत और तज़हीक का निशाना बन जाएंगे। इस बार सोचने की बारी इन दोनों की थी। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो तमाम मालूमात मेरे पास है और आज शाम को ही मैं उनको सबरीना के कंप्यूटर पर मेल करने वाला हूँ। उसने सीने पे खबे हुए तीर को और जोर लगाया तो वो पुश्त से निकलता हुआ महसूस हुआ। तुम क्या चाहते हो? केली बोला तो वो कहा लगाता हुआ सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाने लगा। यही कि काम की बात हो जाए ताकि काम बिगड़ ना जाए। मुख्तसरन बोलो। नवाजिश की मरियल सी आवाज़ ने विक्रम को और भी शय दे दी। गिव एंड टेक्स, कुछ दो कुछ लो, वो वाकई मुख्तसरन बोला था। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम वो तमाम मालूमात किसी इदारे या कानून को रिफ़र नहीं करोगे? केली बोला, और यही सवाल मेरा है दोस्तों। और सबरीना तो वहीं की वहीं रही। नवाजिश बोला तो वो कहने लगा, नवाजिश, मैं सबरीना से मोहब्बत करता हूँ। उसकी दौलत या जिस्म पर मेरी नज़र नहीं है। मोहब्बत तो तुम प्रीति से भी करते थे। केली दुख से बोला तो वो हंसने लगा। ये तुम्हारा ख्याल है, वो कमीनगी से बोला तो नवाजिश का दुख और कर्ब से भरा शिकवा ज़बान पर आ गया। जितनी वो अजीम थी तुम तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं थे। क्या मैं सबरीना के लिए भी कोई अहमियत रखता हूँ या नहीं? उसकी बात में अच्छा खासा तंज था। तुम्हें सबरीना को छोड़ना होगा, नवाजिश ने कहा तो वो संजीदा हो गया। वो फिल्म पहले मुझे दो, गारंटी। केली ने कहा तो वह हंसने लगा। जुर्म की दुनिया में ज़बान पर एतमाद करना पड़ता है, यही सबसे बड़ी गारंटी होती है। तुम इस बात से नवाजिश को खौफजदा कर रहे हो कि सबरीना हिजड़ा समझकर उससे नफरत करेगी। क्या तुम्हें इस बात का कोई खौफ नहीं कि पुलिस तुम्हें और तुम्हारे तमाम दोस्तों को प्रीति के कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत भी सुना सकती है? ये काम सिर्फ पुलिस का नहीं बल्कि अदालतों का होता है, और तुम तो शायद खूब जानते हो कि अदालतों के काम बहुत तवील और सबूतों और गवाहों पर मुबनी होते हैं। और वो फिर नवाजिश की तरफ देखने लगा। फैज़ान अली का नाम, स्टेटस, वक़ार, इज़्ज़त और कारोबारी साख सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, नवाजिश की वजह से, जो कि आज तक उसका बड़ा बेटा था मगर कल एक हिजड़ा होगा। ये बहुत बड़ा कचौका था जिसने नवाजिश को खून के आंसू रुलाना शुरू कर दिया था। किसके लिए काम कर रहे हो विक्रम? केली को नया पैतरा बदलता देख कर विक्रम और नवाजिश एक बार फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। किस ग्रुप के लिए? विक्रम गौर से उसकी आंखों में देखने लगा।
मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी किसी की गुलामी पसंद नहीं करता। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। सच में बताओ। सच मैं बताऊंगा तो बहुत तकलीफ होगी और शायद तुम्हें मरना भी पड़े। केली का लहजा ही एकदम तल्ख और तर्श हो गया। विक्रम उसके चेहरे के तासुरात देखकर और उसके लबो लहजे की इस्तकामत सुनकर कुछ दब सा गया। जेनी के लिए, वो धीरे से बोला। और जेनी किसके लिए काम करती है तुम्हें मालूम है? केली मुजरिमों की तह तक पहुंच रहा था, व्हाइट लाइन के लिए, मगर उसको किसी ने आज तक देखा नहीं है। ऐसा ही मैंने सुना है और ये भी सुना है कि उसका डंका अंडरवर्ल्ड में बचता है। विक्रम कुछ सहम गया था। और क्या जानते हो व्हाइट लाइन के बारे में? केली खासा संजीदा दिखाई दे रहा था। यही कि उसका दूसरा नाम मौत है और उसके कई रूप है। बस उसको किसी ने भी आज तक नहीं देखा है। बस उसकी छाती पर सफ़ेद शेर बना हुआ है। विक्रम सब मशकूक नज़रों से उसकी तरफ देखता हुआ बोल रहा था। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मेरे और नवाजिश के बारे में क्या जानते हो? यही कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और एक ही जीन्स से ताल्लुक़ रखते हो। वो नवाजिश की तरफ देखता हुआ बोला। मगर एक बात मैं मान गया हूँ कि तुम हिजड़े होने के बावजूद भी मेरे लिए लोहे के चने बनते जा रहे हो। व्हाइट लाइन भी हिजड़ा है। धमाका इतना शदीद था कि विक्रम को अपनी समाअतों पर यकीन ना आ रहा था। वो मुंह खोले केली की तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। अगर केली अपनी बात आगे ना बढ़ाता तो शायद शिद्दत हैरत से फट ही जाते। वो मेरा वैसा ही दोस्त है जैसा कि नवाजिश, और तुम यहीं पर खड़े खड़े उसके नाम की दहशत से इतने खौफजदा हो गए हो कि यरकान के मरीज लग रहे हो। अगर मैं तुम्हारी इससे बात करवा दूं या फिर तुम्हारी मुलाकात उससे करवा दूं तो सोचो क्या होगा। नवाजिश इस बात को महज केली की शरारत समझ रहा था। वो जानता था कि केली का उठना बैठना जराइम पेशा अफराद में है। मगर व्हाइट लाइन का नाम सुनकर जो हालत विक्रम की हो रही थी वो यकीनन कोई बहुत बड़ा आदमी होगा। कल शाम तक तमाम मवाद मेरे हवाले कर दो और सबरीना को हमेशा हमेशा के लिए इस तरह भूल जाना जैसे कि कोई बुरा सपना देखकर चंद लम्हे बाद भूल जाते हो। वरना दूसरी सूरत में कल की शाम तुम्हारी आखिरी शाम होगी। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा। तुम्हें व्हाइट लाइन की कॉल 15 मिनट बाद वसूल होगी। मेरा फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो नवाजिश को उठने का इशारा करके हैरान और परेशान विक्रम को वहीं छोड़कर उसके फ्लैट से निकल आए। गाड़ी में बैठते ही नवाजिश उस पर बरहम होने लगा। ये व्हाइट लाइन का शोशा छोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर वो लोग हमें या सबरीना को कोई नुकसान पहुंचा दे तो? केली ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मुंह से कुछ भी बोलने की बजाय उसने एक्सीलेटर पर पाँव बढ़ा दिया। गाड़ी की रफ्तार खासी तेज थी। नवाजिश के लिए ये सूरत हाल खासी परेशान कुन थी। कोई भी पुलिस वाला उनका पीछा कर सकता था। मगर केली घड़ी की तरफ देखता हुआ गाड़ी शहर से बाहर जाने वाली हाईवे पर ले आया। गाड़ी ने तकरीबन 10 मिनट में 15-20 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था। गाड़ी एक तरफ रुक गई तो इक्का दुक्का गाड़ियां उस मेन रोड पर दौड़ती हुई नजर आ रही थी। केली ने जेब से एक मोबाइल निकाला और नंबर डायल करने लगा। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से किसी ने उसकी कॉल रिसीव की तो एकदम केली का लहजा खूंखार भेड़िए जैसा हो गया, जो कि नवाजिश के लिए परेशानी और हैरान कुन बात थी। वो अपने लिए इस बात को खतरनाक भी समझ रहा था। अपने आप को तीसमार खान समझने लगे हो? केली का अंदाज बदल गया था। लहजा भेड़िए की कुर्राहट लिए हुए था। याद रखो तुमने केली को नहीं मुझको इनकार किया है, मुझको, व्हाइट लाइन को। नवाजिश चौंका हुआ था मगर केली के मुंह से व्हाइट लाइन नाम सुनकर उसकी तरफ गौर से देखने लगा। मगर केली उसकी हैरत और परेशानी को ना देख रहा था और ना ही समझता था। तुम्हारी औकात किसी चींटी से ज्यादा नहीं। जो कुछ केली ने तुमसे कहा वो सब होना चाहिए, वरना याद रखो जेनी तुम्हारी मौत पर रोने के लिए नहीं आएगी। और केली मेरी जान है और व्हाइट लाइन की जान को कोई परेशान करके इस दुनिया में तो क्या, अगली दुनिया में भी सुकून से नहीं रह सकता। उसने मोबाइल ऑफ कर दिया और थोड़ी देर तक अपने आप को रिलैक्स करता रहा। मगर नवाजिश को उससे खौफ आ रहा था। वो उससे नजर ना मिला रहा था। क्या हुआ नवाजिश? केली अब पहले वाला केली था। मगर नवाजिश गाड़ी से बाहर देखने लगा। मेरी तरफ देखो। तुम कौन हो केली? मुख्तसर से सवाल में सदियों का कर्ब छुपा हुआ था। केली मुख्तसर सा ही जवाब था। तो फिर ये सब क्या है? नवाजिश ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तो उसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसको अपनी छाती पर बनी हुई सफ़ेद शेर की तस्वीर दिखाते हुए कहा, मैं केली हिजड़ा हूँ। मगर नवाजिश हिजड़े को इस दुनिया में इंतहाई हकीर सी कौम समझा जाता है।
नफरत के काबिल, जिससे उसके माँ बाप बहन भाई भी नफरत करते हैं, थूकते हैं उस पर, जिंदगी अजाब बनकर रह जाती है जेड़े की। ऐसे ही मुझे मेरे बहन भाइयों और वालिदीन ने नफरत से ठोकर मार कर दर बदर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मैंने मांग मांग कर खाना खाया है। मेरा कोई घर बार नहीं है, बस महज यही नाम है कि मैं बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत का बेटा हूँ। मगर हकीकत यह है कि मेरा इस भरी दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, और तुम मेरी जान हो यार। अगर तुम भी मुझसे नफरत करोगे तो इंसानियत से मेरा एतबार उठ जाएगा। किली ने मुख्तसर अल्फाज में अपनी दास्तान गम सुनाई तो नवाजिश में भर्राई हुई आवाज़ में बोला, जुर्म की इस दुनिया को छोड़ क्यों नहीं देते? इसमें सिर्फ वन वे ही होता है, वापसी का रास्ता नहीं होता। वो दुख से बोला, लेकिन तुम्हें तो किसी ने भी नहीं देखा। नवाजिश की बात में दम था। मैं फिर से दर दर भीख मांग कर पेट का जहन्नम नहीं भरना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये माशरा मुझ जैसे हिजड़ों को फ़कीर बनाना चाहता है, और मैं उनसे इंतकाम ले रहा हूँ। ज़ाती अना की खातिर दूसरों को जुल्म सितम के ज़रिए सुधारने की कोशिश करना अक्लमंदी नहीं, बल्कि बेवकूफ़ी और बुज़दिली है। वो हंसने लगा। नवाजिश, तुम मेरी जान हो यार, इस मामले को नहीं समझोगे? बहरहाल कल शाम तक विक्रम तुम्हारे खिलाफ तमाम मवाद मुझे पहुंचा देगा, और मेरा मशवरा है कि मेरी तरफ से बदगुमान ना होना। मैं अकेली ही हूँ। गाड़ी आगे बढ़ गई। नवाजिश के जहन में झक्कड़ चल रहे थे। वो इस वक्त लंदन के खतरनाक तरीन कातिल वाइट लाइन के पहलू में बैठा हुआ था। उसे समझ न आ रही थी कि वो केली से दोस्ती निभाए या उसे वाइट लाइन समझकर ठुकरा दे। वो इसी शशोपंज में मुब्तला था कि घर आ गया। वो नीचे उतरा तो केली भी नीचे उतर गया। नवाजिश, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत टेंशन में हो, मगर इतना याद रखना, इस मुल्क में सिर्फ मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और कभी ज़रूरत पड़ी तो आजमा लेना। केली अपना खून तुम पर कुर्बान करने में पहल कर देगा। केली या वाइट लाइन, नवाजिश सोई हुई और रोई हुई आवाज़ में बोला, तुम पर कुर्बान होने के लिए हिजड़ा ही आएगा, नाम तुम खुद ले लेना। वो गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। नवाज उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखता रहा। उसे याद आने लगा उसने बहुत सा अच्छा वक्त केली के साथ गुजारा था। कॉलेज और जिम और फिर मार्शल आर्ट क्लब में भी उसके साथ ही रहा था। नवाजिश के खदोखाल एक भरपूर नौजवान मर्द के थे, मगर केली तो हिजड़ा लग रहा था। यही वजह थी कि लोग उससे नफरत करते थे। उसने इंतकामन ये रूप इख्तियार किया था। ना मालूम वो इस मकाम तक कैसे पहुंचा होगा। उसने हर मौके पर नवाजिश का साथ दिया था, और अब वो उसकी खातिर ही उसके सामने अपना आप नंगा करके उससे ये बता गया था कि वही वाइट लाइन है, खतरनाक तरीन मुजरिम। इस मोड़ पर अगर नवाजिश भी उससे मोड़ लेगा तो वो इस दलदल से निकलने की बजाय और धंसता चला जाएगा, और उसका इंतकाम इंसानियत को लर्जा देगा। नवाजिश को ये दोस्ती निभाना थी, मगर इस तरह की दोस्ती का भ्रम भी रह जाए और केली का एतराज़ भी ना आए। उसने बेड पर करवटें लेते हुए एक ऐसा फैसला कर लिया जिस पर वो चंद दिनों में ही अमल करने वाला था, मगर इस काम के लिए महापारा और फैजान अली को एतमाद में लेना ज़रूरी था। वो 2-3 दिन तक इसी शशोपंज में मुब्तला रहा। केली उस केली ने उसको वो लिफाफा दे दिया था जो विक्रम ने उसको दिया था। वह हैरानगी से अपनी और केली और प्रीति की तस्वीर देख रहा था, जो दूर से खींची गई थी, मगर जदीद कैमरे और फोटोग्राफर की महारत को का मुंह बोलता सबूत था। उनकी तस्वीर पर मेहनत की गई थी। अब आगे वाइट लाइन की धमकी काम कर गई थी और विक्रम रूपोश हो गया था। सबरीना ने नवाजिश से बात करना भी छोड़ दिया था, मगर हर तरफ की पुरस्रार खामोशी नवाजिश को अंदर ही अंदर घुलाए जा रही थी। वो इस खौफनाक खामोशी के पीछे से एकदम उमड़ने वाले तूफान से बेखबर था, लेकिन छठी हिस्स उसको बाखबर कर रही थी। उसकी केली से मुलाकात को भी 1 माह का अरसा गुजर गया था। बज़ाहिर तो हर चीज़ अपनी जगह पर थी, लेकिन इस तमाम तगदों में नवाजिश ने बहुत कुछ खो दिया था। सबसे पहले तो प्रीति का बेटा राहुल, फिर प्रीति की नागहानी मौत। केली जैसा दोस्त भी बज़ाहिर उससे दूर हो गया था, और सबरीना का रिश्ता जो उसके लिए इस बात की तस्कीन थी कि उसको हिजड़ा होने के बावजूद भी कोई बहन अपना भाई समझती है। गौहर का एतमाद वो समझता था कि नवाजिश किसी मौलवी की तरह बहन पर तंग नज़री और दकियानूसी ख्यालात का नाजायज़ पाबंदियाँ लगा रहा है। लेकिन एक सुकून आवर चीज़ उसको मुतमईन और दिल को हर किस्म की परेशानियों से दूर कर देती थी। वो थी महापारा और फैज़ान अली का प्यार, एतमाद और इस चीज़ का इजहार कि नवाजिश कुछ भी है, इस घर का बड़ा बेटा है।
दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने कम इन कहा तो सबरीना चुस्त पैंट शर्ट में अंदर दाखिल हुई। वो एक माह बाद उसके सामने आई थी या फिर कोई बात एक माह बाद होने लगी थी। नवाजिश को जहाँ खुशगवार हैरत का एहसास हो रहा था, वहीं खतरे की घंटी भी बार बार बजने लगी थी कि जिस तूफान की आमद की इतला दिलो दिमाग दे रहे थे वो दूर से चल पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर से खसोखाशाक ने उड़ना शुरू कर दिया है। मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। उसका अंदाज और लबो लहजा अजनबियत से भरा हुआ था। बैठ कर बात कर लेते हैं, बैठो। नवाजिश का अंदाज मुखलिसाना ही था। एक माह से तुम्हारी वजह से विक्रम को छुप छुप कर जिंदगी गुजारना पड़ रही है। वो बोली तो नवाजिश का माथा ठटका और वो उसकी तरफ देखता हुआ कुछ कहने ही लगा था कि जल्दी से बोली, केली से कहो कि वो फिल्म जो तुम दोनों ने विक्रम के कमरे से चुराई थी वो बाइज्जत तरीके से मुझे वापस कर दे। नहीं तो क्या होगा सबरीना, मामला वाइट लाइन की पहुंच से भी बाहर हो जाएगा और खुसूसी तौर पर तुम्हारी औकात से भी। ये तो मैं जान गया हूँ कि तुम बदतमीज़ हो, लेकिन ये जानकर और भी दुख हुआ कि रिश्तों का लिहाज और उनकी कदरें तुम किस आसानी से खोती जा रही हो। मगर नवाजिश की बातों का उस पर कुछ असर ना हुआ तो वो फिर बोला, विक्रम अच्छा इंसान नहीं है, वो अहमकों जैसे काम करता है और मुझे हैरत है कि तुम जैसी ज़हीन और काबिल लड़की उसकी दोस्त है। ये तो वही मामला हो गया कि अहमक को गले लगा लिया, समझो एक रीछ को गले लगा लिया। वो तुम्हारी जान ही नहीं छोड़ता। नवाजिश प्लीज़, वो हाथ उठाकर बोली, मेरी नज़रों से इतना मत गिरो कि तुम्हें संभलने और उठने में इतनी देर हो चुकी हो कि रिश्तों की तमीज़ में भूल गई होगी। रिश्तों की तमीज़ में भूल गई होंगी। वो तंजिया मुस्कान होठों पर सजाता हुआ बोला, पहले ही तुम कौन सा रिश्तों के मेराज को बुलंद रखने में कोई किरदार निभा रही हो और वो अहमक है और इस अहमक की तुम हिमायत करती हो। उसकी दोस्ती तुम्हारी जिल्लत बन जाएगी। बाज आ जाओ सबरीना। कल शाम तक वो फिल्म और बाकी तमाम सबूत जो विक्रम को गुनहगार साबित करते हैं मुझे खामोशी से वापस कर देना, वरना जो हंगामा होगा वो तुम्हारी सोच से भी बलातिर होगा। वो वापस चली गई, लेकिन नवाजिश के दिमाग की चोरें हिला कर रख गई। तूफान की आमद हो गई थी। रेत के छोटे छोटे ज़र्रात नवाजिश की आंखों में चुभने लगे थे। तूफान की तेज़ी का वो अंदाज़ा लगाने के लिए सबरीना की बातों पर गौर करने लगा तो उसको अपनी शख्सियत के हवाले से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वो भी चाहता था कि ये मामला हल हो जाए ताकि जहनी खौफ से उसकी जान छूट जाए और वो तवज्जो से अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सके। गौहर की अचानक आमद ने तूफ़ानी आंधी को मज़ीद तक़वियत बख्श दी थी। वो ड्राइंग रूम में बैठे खुशगपियों में भी मसरूफ़ थे और बाहर गिरने वाली हल्की हल्की सफ़ेद बर्फ़ से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। भाई, आप सबरीना की बात मानकर उसको फ़िल्म दे क्यों नहीं देते? गौहर की पेशकदमी तूफ़ानी रास्तों की जानिब होती देख कर नवाजिश संभल कर बैठ गया। तुम्हें इस मकसद के लिए बुलाया गया है? वो ठहरे हुए अंदाज में बोला, मैं किसी भी की ज़ाती ख्वाहिशात पर मबनी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो हमारी बहन है और विक्रम कितना घटिया और कितना कमीना है मैं तुम्हें उसके करतूत दिखा सकता हूँ। वो दुख से बोला, सबरीना को उसके चुंगल से निकालने के लिए मैं और केली अपनी जान हथेली पर रखकर वो सबूत ढूंढ कर लाए हैं और विक्रम को उन सबूतों से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। फिर झगड़ा क्या है? सबरीना इससे ना मिले और वो सबरीना से ना मिले, हम कोई भी सबूत उसके खिलाफ किसी को नहीं देंगे। नवाजिश ने कंधे उचकाते हुए कहा तो गौहर ठंडी आह भरता हुआ बोला, नामुमकिन बात को मुमकिन बनाने के लिए बहुत सा नुकसान इस घर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। गौहर का रवैया और लहजा एकदम अजनबी हो गया। कैसा नुकसान? वो इस घर को नुकसान ना पहुँचे तभी तो मैं अब तक खामोश हूँ। नवाजिश की आवाज़ और लहजे में हैरत थी, मगर गौहर की अजनबी आंखें उसके सरापे का तवाफ करती हुई बाहर बर्फबारी का नज़ारा करने लगी तो बोला, आज आपको ये खामोशी तोड़ना पड़ेगी। इससे पहले कि वो मज़ीद बातें करते महापारा और फैज़ान अली मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो फैज़ान अली के कोट पर सफ़ेद रुई के गाले की तरह बर्फ़ गिरी हुई थी। वो दोनों शायद कहीं लॉन्ग ड्राइव से आ रहे थे। मज़े हो रहे हैं भई। फैज़ान अली नवाजिश के साथ सोफे पर बैठ गया। उसने अपना कोट उतार कर पीछे हैंगर पर लटका दिया था। महापारा ने खुश्क मेवाजात की ट्रे की तरफ तवज्जो दिलाई तो वो दाना दाना चुनने लगे। भाई, बेगम इस सर्द मौसम में कॉफ़ी हो तो मज़ा ही आ जाए। वो इधर उधर देखते हुए पूछने लगा। सबरीना नज़र नहीं आ रही। उसका अंदाज़ तफक्कुराना था। उसके लहजे की फ़िक्रमंद अल्फाज को महापारा और नवाजिश ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था।
वो अभी आई है डैड, अपने दोस्त से मिलने गई थी। गौहर कहने लगा, मेरी उससे बात हुई है, वो पहुंचने ही वाली होगी। मुलाजिम को आवाज़ देकर कॉफ़ी का कह दिया गया तो चंद मिनटों बाद सबरीना भी पहुंच गई। उसकी जैकेट पर भी नमी बता रही थी कि बाहर का मौसम सुहाना है। उसके हाथ में एक सिलोफेन का लिफाफा था जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। उसने वो लिफाफा मेज़ पर रखा और जैकेट उतार कर दूर सोफे पर फेंकी और माँ पारा के साथ बैठ गई। नवाजिश के बाल तेज हवा में उड़ने लगे थे। उसकी धड़कनों ने तेजी पकड़ ली थी, क्योंकि सबरीना का अंदाज और फिर गौहर की नज़रें और कुदरती तौर पर तमाम फैमिली का तकरीबन 1 माह बाद इस तरह इकट्ठे बैठना किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा थे। और नवाजिश ने भी रात को ही एक फैसला कर लिया था और अब उस फैसले की नौबत आ गई तो वो इस पर अमल करने में देर नहीं करेगा। कहाँ से आ रही हो बेटा? महापारा का आमियाना अंदाज और आम सवाल था, मगर सबरीना शायद कोई बात शुरू होने का ही इंतज़ार कर रही थी। वो माथे पर तेवरी चढ़ाती हुई बारी बारी सबके सामने सबकी तरफ देखने लगी और ठंडी सांस लेती हुई बोली, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, क्या इसमें इस बात की गुंजाइश है कि बालिग और ख़ुद मुख्तार लड़की से ऐसा सवाल किया जाए? फैज़ान अली का दिमाग साए साए करने लगा था। उसको सबरीना से शायद इस जवाब की तौक़ा होगी, मगर अल्फाज इतने सख्त और लहजा इतना भयानक होगा, ये उसके वहम गुमान में भी न था। वो महापारा की तरफ देख कर रह गया, मगर उसकी अंदरूनी दुनिया में हलचल मच गई थी। तुम्हारे जवाब देने का अंदाज इंतहाई गलत और भोंडा है। कम से कम रिश्तों की तमीज़ और वालिदैन की का कुछ हया तो तुम्हारी आंखों में होना चाहिए। माँ पारा ने अपने लहजे को इंतहाई काबू में रखते हुए उसको तंबीह की तो वह हत्थे से ही उखड़ गई। क्या रिश्तों के लिहाज और एहतराम सिर्फ मुझ पर ही लागू होते हैं? वो तनक कर बोली तो उसकी आंखें इस बात से आ रही थी कि उनमें रिश्तों का एहतराम और तकद्दुस नाम की कोई चीज़ भी हो। तुम क्या कहना चाहती हो? ये गौहर था जो बात को आगे बढ़ाता हुआ सबरीना की आंखों में देखता हुआ बोला, जब घर वालों से चोरी इस घर का बड़ा बेटा घर से बाहर रंगरलियां मनाता है तो इसके लिए कानून लागू नहीं होता। उसने बराह रास्त ही नवाजिश की ज़ात पर अल्फाज का बम फेंका था जो उसकी शख्सियत की धज्जियां बिखेरता हुआ उसको राख राख करने में मसरूफ़ था। वह सबकी तरफ बारी बारी देखता हुआ खुद को चोर महसूस करने लगा था। मेरी शख्सियत पर इतना बड़ा हमला? सबरीना, तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, वो धीरे से बोला था। तुम मेरी ज़ात पर कीचड़ उछाल उछाल कर मेरे नाम और वजूद को हदीस करते रहो और मैं तुम्हारा मुंह देखती रहूं। वो अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से नवाजिश को देखती हुई हर किस्म का एहतराम भूल कर बोली। इस बार भी गौहर ने भड़कती हुई चिंगारी को हवा दी। सबरीना, यार कम ऑन, ये क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रही हो? नवाजिश हमारा बड़ा भाई है, वह ऐसा किस तरह कर सकता है? और अगर किया भी है, तुम्हारे पास कोई सबूत तो होगा। वो बात को आगे बढ़ाता हुआ नवाजिश की शख्सियत को कुचलने में मसरूफ़ था। मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो हमारा सर नीचा कर दे। महापारा ने नवाजिश की वकालत की तो सबरीना तंजिया अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, ख्वाबों की दुनिया से निकल आइए मॉम, ये यूरोप है। इस यूरोप की हवा बहुत बेवफा और पानी इंतहाई घटिया है। बड़े बड़े नामी गिरामी अपना ज़मीर बेचकर अपना आप यूरोप की नज़र कर चुके हैं। उसने ये कहकर लिफाफा उठाया और उसमें तस्वीर का पैकेट निकाल कर फैज़ान अली और महापारा के सामने फेंक दिया। इसमें कोई कमी नज़र आए तो मज़ीद भी सबूत मिल जाएंगे कि आपका गुरूर यानी आपका बेटा किस तरह प्रीति नामी इस लड़की से रंगरलियां मनाता रहा है। उसका लहजा आग बरसा रहा था जबकि अल्फाज जहर में भरे हुए थे। सबरीना, वो महापारा के सब्र का पैमाना लबरेज कर हो गया था। वो अपनी जगह से उठती ही बोली, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि तुम अपने बड़े भाई के बारे में इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? इन तस्वीर को गौर से देखिए और फैसला कीजिए कि क्या ये शख्स जिसे आप मेरा बड़ा भाई कह रही है इस काबिल है कि इसकी इज्जत की जाए। नवाजिश के लिए मरने का मकाम था, मगर वो आज हमेशा हमेशा के लिए इस मसले को ख़त्म करना चाहता था और वो चाहता था कि सबरीना खुलकर सामने आ जाए, तब अपने तमाम पत्ते इस तरह शो करे कि गेम उसके हाथों से निकल जाए। वो खामोशी से इन सब की तरफ देखने लगा जो इन तस्वीर को देख रहे थे, जो सबरीना ने बड़ी महारत से बनाई थी। उनकी एडिटिंग में बहुत सारा हाथ विक्रम का भी था। ये इन लम्हात की तस्वीर थी जब नवाजिश प्रीति को उसके बेटे की वफ़ात पर दिलासा दे रहा था। वो उसके आंसू पोंछ रहा था और कई तस्वीर में उसके हाथ प्रीति के हाथ में थे और एक तस्वीर में वो प्रीति के माथे पर बोसा दे रहा था और दूसरी तस्वीर पर प्रीति राहुल के साथ थी। मगर इन तस्वीर में भी नवाजिश को इस तरह फिट किया गया था कि वो भी इस मंजर का हिस्सा लग रहा था। ये नवाजिश का बेटा था जो अब मर गया है। क्या ये बात उसने आपको बताई है? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए सबरीना की ज़बान काँपी थी और
कापी थी और ना ही उसके होठ लर्जे थे, मगर इसके अल्फाज से महापारा और फैजान अली को हैरत के समंदर में गोते खाने पर मजबूर कर दिया था। डैड, ये मिसेस नवाजिश है और राहुल इसका बेटा है। इसने चोरी छुपे शादी कर रखी थी और आप उसकी तरफदारी में मुझे हर्ट कर रहे हैं। फैजान अली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का होनहार सपूत ऐसे ही गुल खिलाएगा तो बड़ा नाम और भी बड़ा और मोतबर हो जाएगा। सबरीना की बात सुनकर फैजान अली गुस्से में उठा सबरीना के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके खतरनाक तेवर देखते हुए नवाजिश और गौहर भी अपनी अपनी जगहों से उठ गए। तुम मेरे कद के बराबर हो गई हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरा बाप बनने की कोशिश करो। ये पहला मौका था कि फैजान अली ने बराह रास्त सबरीना की आंखों में आंखें डालकर बात की थी और उसका लहजा जून जुलाई की सूरज की तरह तपिश बरसा रहा था। सबको हैरानगी थी कि वो धीमे और ठहरे हुए लहजे का फैजान अली आज कहाँ खो गया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम नवाजिश के बारे में जो कुछ भी बकवास कर रही हो महज एक भोंडी चाल है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरा बेटा किसी भी किस्म की अय्याशी और ऐसी बेहुदा हरकत में मलूस नहीं हो सकता जिससे मेरा सर नीचा हो जाए। क्यों? क्या ये इंसान नहीं है, या फिर इसके जज्बात नहीं है, या फिर ये किसी इस्लामी रियासत में रहता है? सबरीना तो ना बोली थी, मगर गौहर ने जहर उगला तो सभी हैरान रह गए। फैजान अली उसकी तरफ मुड़ा और हैरत से गौहर को देखने लगा। तुम भी इस साजिश का हिस्सा बन रहे हो? मैं और सबरीना इस बात को साबित करके रहेंगे कि नवाजिश ने प्रीति से शादी की और राहुल इन दोनों का बेटा है। गौहर चीख चीख कर बोलने लगा तो एक जोरदार थप्पड़ उसको खामोश करा दिया। हैरत और इस्तेजाब में मुब्तला बाकी अफराद फैजान अली को देखते ही रह गए, जो गुस्से से काबू ना रखता हुआ बोला, नवाजिश कभी भी शादी नहीं कर सकता और बिलफर्ज में तुम्हारी बकवास मान भी लूँ कि उसने प्रीति से शादी की थी तो फिर उनका बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नवाजिश मर्द नहीं बल्कि फैजान अली को अपनी गलती और गुस्से का एहसास हुआ तो उसने अपनी ज़बान दबा ली, जबकि महापारा पर वो अल्फाज बिजली बनकर गिर गए थे, क्योंकि इन दोनों को ही इल्म था कि नवाजिश मर्द नहीं बल्कि हिजड़ा है। बल्कि क्या डैडी? सबरीना होठों पर तंजिया मुस्कान सजाती हुई एक बार फिर फैजान अली के सामने खड़ी हो गई तो उसकी नज़रें झुकी हुई थी, जबकि नवाजिश की आंखें झिलमिल कर रही थीं। आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहते? गौहर बोला था। फैजान अली चोर आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ बोला, सीधी बात? हाँ, सीधी बात जो हमें मालूम है। सबरीना ने बाप की आंखों की चोरी पकड़ते हुए कहा तो महापारा अनजाने खदशे के तहत लरसती हुई बोली, कौन सी बात तुम्हें मालूम है? यही कि नवाजिश ने कोई शादी नहीं की और ना ही इसका कोई बच्चा है, बल्कि बच्चा हो ही नहीं सकता क्योंकि नवाजिश एक मर्द नहीं है। बल्कि गौहर जानबूझकर रुक गया तो महापारा, फैजान अली और नवाजिश की नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। बल्कि एक हिजड़ा है। सबरीना ने आखिरी बम मार कर जंग खत्म करने की बजाय आगाज कर दिया था। नवाजिश को अपना वजूद करची करची होता हुआ महसूस होने लगा था। फैजान अली और महापारा भी अंदर से पाश पाश हो गए थे। 25 सालों तक जो सच्चाई उन्होंने छुपाई थी वो आज इस तरह सामने आएगी उन्होंने तसव्वुर भी ना किया था। जिस आशिया को तिनका तिनका इकट्ठा करके फैजान अली ने रात दिन मेहनत करके बनाया था वो आज एक ऐसी लफ्जी बम से तहस नहस हो गया था कि उसके तिनके बिखर गए थे। कुछ तो भस्म हो गए थे और जो रह गए थे उनमें इतनी सख्त ना थी कि दोबारा आशियाना तामीर हो सके। तुम गलत कह रही हो। फैजान अली को अपनी ही आवाज़ सुनाई ना दी थी। वो पागलों वाले अंदाज में गौहर और सबरीना की तरफ देख रहा था। डैड, हम गलत है या सही ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। गौहर ने बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें इस माशरे में रहना है, हमारी अपनी एक पहचान और हैसियत है, मगर हम इस हिजड़े की वजह से तनकीद और तंज का निशाना बनकर नहीं जीना चाहते। एक बार फिर सबरीना ने जहर उगला तो फैजान अली का हाथ उस पर भी उठ गया, मगर वो सबरीना थी। उसने बाप का उठा हुआ हाथ पकड़ लिया और बोली, हम पर तशद्दुद करने के जुर्म में आपको जेल भी हो सकती है। उसने फैजान अली का हाथ झटक दिया तो झिलमिल करती आंखों को लेकर महापारा टूटे फूटे शौहर की तरफ देखने लगी। हम इस घर में नहीं रह सकते, इसे कहो कि ये चला जाए या फिर मैं और गौहर चले जाते हैं, मगर जायदाद के बंटवारे के बाद हम जाएंगे। ऐसी नौबत नहीं आएगी। नवाजिश ने पहली बार जबान खोली तो सभी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। डैड को आप दोनों की ज़रूरत है, मैं ही चला जाऊंगा। वो अपने वजूद को घसीटने वाले अंदाज में वहां से चला गया। फैजान अली और महापारा की आंखों से बहने वाले आंसुओं की परवाह किए बगैर गौहर और सबरीना होठों पर तंजिया मुस्कान सजाए वहां से बाहर निकल गए।
अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे इसमें और क्या लिखा है, इस कहानी में और क्या होना है, इसका क्लाइमेक्स क्या है। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।